गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जो वेव ऑसिलेशन है, जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो हमारा सिलेबस उसमें भी है, पेपर फर्स्ट वेव ऑसिलेशन का जो टॉपिक है हम वो लेते हैं कपल्ड ऑसिलेटर। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, बीएससी बीएड में भी है, ओनली बीएससी में भी है। तो कपल्ड ऑसिलेटर क्या होता है? जैसे एक स्वतंत्र दोलक हम देखते हैं, जो सिंपल पेंडुलम होता है, वो एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है, उसको हम कंपन की विधा कहते हैं। ठीक है ना, निश्चित आवृत्ति दोलन करता है, उसको हम कंपन की विधा कहते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन। और उसमें जो कंपन की विधा है वो केवल एक चर पर निर्भर करती है, तो उसको सामान्य विधा कहते हैं। जो कपल्ड ऑसिलेटर जो युग्मित दोलक होता है, उसमें दो तरह के दोलक होते हैं, वो आपस में रिलेटेड संबंधित होते हैं और वो दोलन करते हैं। उनके चित्र इस प्रकार से मैं बताता हूँ। जैसे एक तो ये इस तरह से, ये स्प्रिंग से इसको ऐड कर दिया, ये द्रव्यमान M और ये L, ये P2 ये P1। ठीक, एक दो हमारे पास में पेंडुलम है, उनको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों के बीच की दूरी स्प्रिंग की लंबाई के बराबर है। एक तो ये हमारा युग्मित दोलक, दूसरा दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान, इनको तीन स्प्रिंगों की सहायता से जोड़ते हैं। दो द्रव्यमान है M1 M और M, इनको तीन स्प्रिंगों की सहायता जोड़ते हैं। ये भी एक युग्मित दोलक का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक हम ये ले सकते हैं कि इस तरह से एक और ये भी एक युग्मित दोलक है, और एक इस प्रकार से है। ठीक है ना, ये I1 ये I2, ऐठन दोलक बोलते हैं इसको। K1 K और K2 ये ऐठन दोलक है, इसको भी, ये भी कपल्ड ऑसिलेटर का उदाहरण है। ऐसे ही H2O ले सकते हैं। H2 अणुओं में जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो भी कपल्ड ऑसिलेटर होता है। ये है H2O अणु। और इसी तरह से CO2 का भी उदाहरण कपल्ड ऑसिलेटर में लिया जाता है, इस तरह से। ठीक है ना, ये O ये C। ठीक है, तो ये दोनों इसके इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ठीक है ना, C के इर्द गिर्द। तो ये CO2 भी कपल्ड ऑसिलेटर का उदाहरण है। ये सब उदाहरण है। अगर हमें पूछ ले कि कपल्ड ऑसिलेटर की उदाहरण क्या है, इसमें क्या होता है कि एक दोलक के जो दोलन होते हैं वो दूसरे दोलक पर आधारित होते हैं। एक दोलक अपनी ऊर्जा दूसरे दोलक को स्थानांतरित करता है, मतलब ऊर्जा का विनिमय होता है। और इन दोलकों की जो दोलन फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है, कंपन विधा भी अलग अलग होती है। अगर हम ऐसा लें कि कोई हमारे पास में युग्मित दोलक है, उसको हम एक सामान्य विधा से रिप्रेजेंट करें, जिसकी एक निश्चित आवृत्ति है, तो उसके आयाम भी नियत होते हैं और उसका ऊर्जा विनिमय भी नहीं होता है। तो इस प्रकार के दोलक को भी युग्मित दोलक कहते हैं और उसके दोलन को युग्मित दोलन कहते हैं। अगर ऐसा हमारे पास में युग्मित दोलक है, इसके प्रत्येक दोलक की विधा अलग अलग है, आवृत्ति अलग अलग है। एक दोलक का आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है, फिर दूसरे दोलक का आयाम बढ़ता है तो पहले दोलक का आयाम घटता है। एक दूसरे के विपरीत स्थिति जाती है। तो इस प्रकार के दोलक जो कि जिसके प्रत्येक दोलक का दोलन दूसरे दोलक पर आधारित होता है, उसे भी कपल्ड ऑसिलेटर कहते हैं। इस प्रकार के भी दोलन होते हैं। तो इस प्रकार के जो एक साथ दो युग्म के रूप में जो दोलक होते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनके जो दोलन होते हैं वो युग्मित दोलन कहलाते हैं, कपल्ड ऑसिलेशन।
और इस प्रकार के दोलकों को कपल्ड ऑसिलेटर कहते हैं, युग्मित दोलक कहते हैं। अब हम युग्मित दोलक की सरलावर्त गति हो रही है तो उसमें जो गति का समीकरण है वो हम ज्ञात करेंगे। गति का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास में ये m द्रव्यमान के दो पिंड हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है। इसको लिख दिया P1, इसको P2। लंबाई L लंबाई का धागा है, K कांस्टेंट है स्प्रिंग का। अब इसको थोड़ा सा साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से विस्थापित होता है। ये साम्य स्थिति, ये यहाँ विस्थापित हो गया। ये स्प्रिंग, ये x1, ये x2, ये P1, ये P1, ये P2, ये M, ये L, ठीक है। ये जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अब थीटा का मान क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। कोण होता है चाप बटा त्रिज्या, तो x1/L हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ थीटा का मान, अगर यहाँ थीटा का मान ले में पिंड P2 के लिए तो थीटा का मान आ जाएगा x2/L। तो अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि m द्रव्यमान के दो पिंड हैं, वो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, L लंबाई के धागे से लटके हुए हैं और युग्मित दोलन करते हैं। तो उनको अगर साम्य स्थिति से विस्थापन दोनों का क्रमशः x1 और x2 है तो पहले दोलक P1 के लिए गति का समीकरण क्या होगा? गति का समीकरण md2x1/dt² इक्वल टू माइनस mg, थीटा होता है ना, ये mg साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह आ जाएगा x1/L माइनस के, अब ये P1 का निकालते हैं ना तो x1 माइनस x2। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे md2x2/dt² माइनस mg, थीटा की जगह आ जाएगा x2/L माइनस के, और x2 P2 दोलक के लिए निकाल रहे हैं गति का समीकरण, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा। ये दो समीकरण आ गए हमारे पास में। अब इसमें m का भाग लगा देंगे दोनों इक्वेशन में, तो d2x1/dt² बराबर माइनस g/L x1 माइनस k/m x1 माइनस x2। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी बनेगी d2x2/dt² बराबर माइनस g/L x2 माइनस k/m x2 माइनस x1। ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो g/L है इसको हम लिख देते हैं ω0²। हम जानते हैं कि दोलक की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, प्राकृतिक आवृत्ति होती है, वो g/L का अंडर रूट होती है, तो हम इसको स्क्वायर में लिख देते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या होगी? d2x1/dt², ये इधर आ जाएगा, प्लस ω0² x1 बराबर माइनस k/m x1 माइनस x2। एक इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी d2x2/dt² प्लस ω0² x2 बराबर माइनस k/m x2 माइनस x1। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी 1 और 2। अब इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम दो चर लेते हैं, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र तो नहीं है, वो x1 x2 पर निर्भर करते हैं। x1 x2 स्वतंत्र है यहाँ, जो यहाँ में दोनों P1 P2 दोलकों के। तो चल लेते हैं, जैसे x बराबर तो होता है x1 प्लस x2। इनको सरल करने के लिए y बराबर होता है x1 माइनस x2, ये लेते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से अगर डबल डेरिवेटिव के साथ लिखें, d2x/dt² बराबर d2x1/dt² प्लस d2x2/dt², ये लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं d2y/dt²
dt स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर, ये ले सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है ना, इनसे हमें ये प्राप्त करना है, ये इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। तो हम जैसे 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 प्लस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 बराबर, ये दोनों विपरीत है, ये माइनस x2, ये माइनस, ये प्लस का x2, ये माइनस का x2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो इनको दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को, तो हमारे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, हम लिख सकते हैं ऐसे x1 प्लस x2, डी स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 प्लस x2 बराबर 0। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार से अगर हम समीकरण 1 और 2 का अंतर लेते हैं तो हमें y चर प्राप्त होगा, बड़ा कैपिटल Y, ठीक है ना। अंतर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 इक्वल टू माइनस के अपॉन एम x1 माइनस x2 प्लस के अपॉन एम x2 माइनस x1। तो इसको x1 माइनस x2 में चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2 के अपॉन एम x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो x1 माइनस x2 को अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y और इक्वल में आएगा माइनस 2 के अपॉन एम x1 माइनस x2, क्योंकि इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 बनेगा, ये सेम बन जाएगा, माइनस 2 के अपॉन एम x1 माइनस x2। तो अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 को y लिख सकते हैं, तो y कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 के अपॉन एम y बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 4। ये 3 और 4 है ना, ये सरल आवर्त गति के समीकरण है कपल्ड ऑसिलेटर के लिए, युग्मित दोलक के लिए सरल आवर्त गति के समीकरण है। अब ये जो कपल्ड ऑसिलेटर है ये दो चरों पर निर्भर करता है, x और y पर। तो इसमें से केवल इसकी जो गति की जो व्याख्या है वो केवल एक चर के द्वारा की जाती है। तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। तो हमारे पास में x और y के मान क्या थे, x का मान था x1 प्लस x2, y का मान था x1 माइनस x2। तो अगर हम y को 0 करें तो ये हमें मिल जाएगा x1 बराबर x2, मतलब हमारे पास में y को 0 करने से ये 0 हो जाएगा और ये मान आ जाएगा। हमारी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये इक्वेशन बनेगी। इसमें दो तरह की आवर्तियाँ हम लिख भी सकते हैं कि एक तो ओमेगा 1 ओमेगा नॉट इसकी आवर्ती है, एक ओमेगा 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 के अपॉन एम का अंडर रूट, ये आवर्ती है। ये दो आवर्तियाँ हैं इन दोनों की। एक्स वाई को 0 करा तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। ये समीकरण उस अयुग्मित व्यवस्था के लिए है जिसमें दोनों दोलकों के जो विस्थापन है साम्य व्यवस्था से वो बराबर है और स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। x1 ठीक, ये अयुग्मित व्यवस्था, ये एक हमारे पास है y बराबर 0, एक चर पर डिपेंड होने से हुआ। अब यदि हम
x को 0 करते हैं, x को 0 करने से x1 बराबर माइनस x2 प्राप्त होता है। इससे हमारी जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो ये होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k अपॉन एम वाई बराबर 0। ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसमें क्या होगा कि दोनों पिंड जो दोलक हैं, जो युग्मित दोलक हैं, वो जो दोलन कर रहे हैं उसमें स्प्रिंग का या तो प्रसार होगा या संपीड़न होगा। तो हम लिख सकते हैं, जैसे चित्र बनाते हैं अपने, ये स्प्रिंग के प्रसार वाली समीकरण बनाए थे। P1 P2 X1 X2, ठीक है ना। इसको भी X में लिख सकते हैं, विपरीत दिशा में हो रहा है उसकी, स्प्रिंग का प्रसार हो रहा है। इसी प्रकार से हम संपीड़न वाला भी बना सकते हैं। ज़्यादा नज़दीक हो गया, ये M, ये P1, ये P2, ये X1, ये X1, इस तरह से। क्योंकि हमारे पास में जो ये संपीड़न की स्प्रिंग हो रहा है, स्प्रिंग में संपीड़न हो रहा है, ये विस्तार हो रहा है, तो इसमें जो X1 बराबर माइनस X2 है, दोनों में आयाम बराबर है। विस्थापन है ना, जो साम्यावस्था से जो विस्थापन है दोलकों का, वो बराबर है परंतु विपरीत है दूसरी इक्वेशन में, जब x बराबर 0 है जब। तो इस तरह से ये दो केस होते हैं। तो ये हमने ये जो समीकरण प्राप्त करे, ये 3 और 4, ये युग्मित दोलक के लिए सरल आवर्त गति के समीकरण है, गति के समीकरण है। और युग्मित दोलक ये है जो हमारी सरल आवर्त गति कर रहा है, उसके लिए गति के समीकरण है ये, ठीक है ना। x और y दो चर हैं जिन पर ये गति डिपेंड करती है, और इस गति की जो व्याख्या है वो केवल एक चर के द्वारा ही संभव है। तो हमने एक चर लेके करी, ठीक है ना। तो x और y के जहाँ मान क्या है, x का मान है x1 प्लस x2, y का मान है x1 माइनस x2। तो ये हमारे कपल्ड ऑसिलेटर का जो पहला टॉपिक है, ये हमें हो गया है। बाकी के 3 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।